हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में जिसका नाम है ख्याल आपका। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आपसे बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर, और हेल्थ में भी बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी हम कहेंगे मिसकंसेप्शन है, खास करके वेट लॉस को लेकर। जब आदमी अपना वजन घटाने को आता है तो उसको 10 लोग अलग अलग राय देते हैं। उसमें से सबसे फेवरेट एक और सबसे प्रचलित है कि सुबह उठ के निहार पेट आप नींबू पानी लो, उसके अंदर शहद डाल के। ये आपको हर कोई बताएगा कि इससे आपका वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद में क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या आपके हेल्थ के ऊपर असर होता है, तो ये सारी चीजें जो है एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ऐसे ही बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है आज हम आपके सामने दूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में बहुत ही जाने माने मशहूर थाने डिस्ट्रिक्ट के, सिर्फ भिवंडी सिटी के नहीं, थाने डिस्ट्रिक्ट के, उनका थाने सिटी में भी, थाने भिवंडी में भी जो है उनका काफी उनका काम है, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको फायदा मिला है। ऐसे ही न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ में डॉक्टर कश्यप शाह। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कश्यप शाह पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पहले उनकी खुद की वेट लॉस की जर्नी है और उसमें वो सक्सेस हुए और फिर बाद में उन्होंने अब तक के 7000 से ज्यादा क्लाइंट जिनको उन्होंने वेट लॉस करा के सक्सेसफुल रिजल्ट दिया है। तो ऐसे महान डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द वॉइस में। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं हम वेट लॉस की आपकी जर्नी की कहानी की। आप अपनी कहानी बताइए कि किस तरह से आपने वेट लॉस शुरू किया था, थोड़ा सा वहां से शुरू करते हैं। फिरोज भाई, ऐसा है ना कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, एक मेडिकल स्टूडेंट था, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरे मेडिकल कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा कभी बुलिंग का भी सामना किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। मैं आज की तारीख में जो जिनका वेट ज़्यादा रहता है या जो इसको ओबेसिटी की शिकायत रहती है जिन बच्चों को, तो वो क्या फेज से गुजरते हैं वो मैं देख चुका हूँ और खुद अपने आप पे महसूस कर चुका हूँ। बॉडी शेमिंग होती है। मेरी पढ़ाई BNN कॉलेज से ही हुई है। तो 11th-12th में जब हम लोग चल के जाते थे तो लोग पीछे से बुलिंग करते थे, ये मोटू ऐसा वगैरह बहुत सी चीज़ें होती थी जी। तो एक्चुअली मैंने खुद ने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। फिर डेफिनेटली 12th के बाद मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो वहाँ पे भी कुछ हद तक थोड़ा कभी कभी सीनियर्स वगैरह बोलते थे, बट बहरहाल वो सब तो फेज़ निकल गया। वहाँ से मैं पास आउट होके आ गया और मैंने मेरा क्लिनिक चालू किया। तभी भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बट एक दिन मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है वेट की वजह से। चलने में तकलीफ होती थी, उठने बैठने में तकलीफ होती थी। तो मैंने स्ट्राइव किया कि अब मुझे वेट लॉस करना है और एक मन बनाया। उसके बाद मैं एक थाना में डॉक्टर से भी मिला। पहले ऐसा रहता है ना कि हर कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। तो थाना में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गया और उनको बोला कि भाई मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को कुछ ऑपरेशन करके आप मेरा वेट रिड्यूस कर दीजिए, चर्बी निकाल दो। तो उन्होंने मुझे मना किया, बोले देखो आप भी डॉक्टर हो, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, डोंट गो फॉर ऑपरेशन। आप डाइट और बैलेंस डाइट लेके फिजिकल एक्टिविटी करके या जो भी अपना एक्टिविटी बढ़ा के सही तरीके से वेट लॉस करो ताकि आपके बॉडी को भी नुकसान ना हो। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा एक्चुअली। अदरवाइज मैं भी एज ए फैमिली फिजिशियन ही प्रैक्टिस करता था, बट वहाँ से एक मेरे को अंदर एक स्पार्क हुआ कि क्यों ना फिर इसकी पढ़ाई की जाए जो हम अपने आप पे भी अमल करेंगे। सही बात। तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट जागा और फिर मैंने ना डाइट एंड न्यूट्रिशन में PG डिप्लोमा किया और फिर जो प्रिंसिपल्स से बैलेंस डाइट के, फिजिकल एक्टिविटी के, एक्सरसाइज के, मोटिवेशन के, बिहेवियर चेंज के, जो मुझे खुद में समझ में आया। जब पढ़ाई किया तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर खुद के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, मेरे बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे हैबिट्स कैसे रॉन्ग है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने हैबिट्स करेक्ट किए, ईटिंग पैटर्न्स चेंज किए, मेरा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाया। मेरे पास फोटो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस जमाने का फोटो। तो वो फोटो उस जमाने का जो मेरा एक्सेस वेट था और आज मैं हूँ, बहुत फर्क है। और उसके बाद वो वेट लॉस करने के बाद मेरे को इतना आराम हुआ है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं जब चलता था ना तो थाइस टच होते थे, इतनी दिक्कतें पेश आती थी। जी। अच्छा, ये खाली फिजिकल नहीं रहता है, ये मेंटल भी रहता है। हाँ। हमने एक बात की बाहर के एनवायरनमेंट की, घर में भी आपको कोई बोलते हैं कि भाई मम्मी है, डैडी है, भाई है, बहन है, वो लोग भी बोलते हैं कि भाई क्या है, कितना वजन है। हमको जब कपड़े खरीदने रहते हैं वहां पे दिक्कत पेश आती है। हर जगह पे ये कुछ ना कुछ हमको फेस हर कदम पे जो है, हर कदम पे जिसका वजन ज्यादा रहता है उसको हर कदम पे ये फेस करना पड़ता है। और एवरीवेयर ये प्रॉब्लम्स होते थे, मेरे साथ भी होते थे। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बट एट द एंड जब मैं वहां से एक समझो वेट लॉस किया और आज जो मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और साथ में एक और खुशी होती है कि मैंने तो एक अपना तो जर्नी फुलफिल किया ही किया है,
साथ में हजारों लोग जो मेरे पास वेट लॉस करने आए उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। जी, तो ये थी आपकी जर्नी। अब Yes. इसके अंदर हम ये आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि आदमी का वेट गेन कैसे होता है। हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, गेन वेट गेन समझना है तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पहले कैसा था कि जब ये धरती का जन्म हुआ या जो भी है इवोल्यूशन को हम देखेंगे तो पहले हंटर गैदरर्स का फैमिली हुआ करता था और खाना का जरिया जो था वो हंटिंग करके लोग खाना ढूंढते थे जंगल वगैरह में से। एग्रीकल्चर का तो इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। एग्रीकल्चर तो मुश्किल से 10-12 हज़ार साल पहले ही आया है। तो उसके पहले हमारी बॉडी ऊपर वाले ने इस तरह से बनाई थी क्योंकि खाना मिलता नहीं था। तो जब हम हंटिंग करेंगे या कुछ भी फूड लेके आएंगे तो जब हम खाना खाते थे तो कुछ स्टोर करना पड़ता था क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था कि आज आपने खाना खाया तो कोई गारंटी नहीं कि कल आपको खाना मिलेगा या परसों आपको खाना मिलेगा। अगर ऊपर वाले ने हम इंसान को आज के हिसाब से बनाया होता तो वो फैट स्टोरेज का कंसेप्ट ही नहीं रखा होता। यकीन करो उस टाइम पे फैट स्टोरेज का कंसेप्ट रखने का कारण ही ये था कि एक इंसान ने अब आज खाना खाया, अगर उसको कल नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी। जो दिन भर की हम क्रियाएं करते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। तो वो जो स्टोर्ड फैट है उसमें से हमको वो एनर्जी मिलती है। तो कंसेप्ट था ये बॉडी का इवोल्यूशन का। बट आज हम देखते हैं कैसा हो गया है, हर जगह आपको खाना मिलता है। यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पैकेट्स लटक रहे और कैलोरीज बहुत सस्ते हो गए। 5 रुपए में आपको 150 कैलोरीज के खाने मिल जाते हैं, 10 रुपए के बिस्किट मिल जाते हैं। अच्छा, और कैलोरीज सस्ते हो गए प्राइस वाइज और स्टैटी जो पेट भरने की जो बोलते हैं वो कम हो जाता है। मतलब अगर आप 150 कैलोरी का कुछ एक जंक फूड खा लेते हो या प्रोसेस्ड फूड खा लेते हो पेट नहीं भरता है, बट नंबर ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा आ जाते हैं हमारे शरीर। जी जी जी। तो वो एक दिक्कत आ गई। उससे क्या हो गया कि धीरे धीरे एक तो हो गया वो कि हमारा शरीर उस तरह से बना था, प्लस जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ क्या होगी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले हम देखो एक घर से दूसरे घर जाना, अपने बिजनेस पे जाना, चलना ही एक काम था। आप देखो कि पहले के जेंट्स खेती में काम करते थे, वुमेन घर पे कितना काम करते थे। सही बात है। हर चीज, आज मसाला बनाना है तो कूटना है, हर चीज मेहनत वाला काम। सही है। घर से खेत कितना दूर, घर से स्कूल कितना दूर, घर से काम पे जाना है तो कितना दूर, मतलब। और प्लस लेडीज को भी काम करना पड़ता था। आज लेडीज का भी देखो इवोल्यूशनरी अगर हम स्टडी करते हैं ना तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी फीमेल्स में आई, क्योंकि आज भी मेल्स तो घर के बाहर निकलते ही थे कुछ सालों पहले। अभी आज मेल्स में भी बहुत डेस्क जॉब आ गया है, बट फीमेल्स में सबसे पहले आई। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, उनकी सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई क्योंकि जितने भी अपने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आए ना मशीन्स, उसमें जैसे आपका वॉशिंग मशीन आ गया या जूसर आ गया, जो भी आए, तो उसमें फीमेल्स की एक्टिविटी सबसे पहले कम हो गई। तो ये भी सब एक कारण है कि वेट बढ़ने का, कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। प्लस अर्बनाइजेशन के साथ साथ में जितनी भी इंडस्ट्रीज आ गई तो उसकी वजह से फूड जो है वो बहुत ईजी हो गया। आपके और हमारे टाइम का भी अगर हम याद करेंगे कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले 90s में आप जाओ, 80s में जाओ, तो फूड वाज नॉट सो इजी। फूड इजीली मिलता था कि आप बताओ ना, इतने पैकेट्स जो आजकल आज कहीं पे भी जाओ आपको पैकेट्स मिलते हैं। बीच में हम एक कैंप करने एकदम दूर इंटीरियर गाँव में गए थे, वहाँ पे भी 5-5, 10-10 रुपए वाले पैकेट अवेलेबल है आज की तारीख, पहले नहीं अवेलेबल। मतलब इन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना फैल गया, प्लस उनका मार्केटिंग। हाँ वही, मतलब इतना अभी कैसा हो गया ना, देखो ये जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं ना, वो लोग है ना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव, अभी आपको ये सब फूड्स जो आते हैं उसको कन्वीनियंस फूड नाम दिया जाता है। कन्वीनियंस मतलब इजी, बट आपको क्या लगता है कन्वीनियंस मतलब इजी फूड और अच्छा फूड। आप बात समझ रहे हो? तो वो एक हमारे जहन में डाल देते हैं कि ये कन्वीनियंस फूड है, आप कितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं। आम इंसान को ये नहीं मालूम कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनको लेबल पढ़ने नहीं आता है कि उसमें कितना सैचुरेटेड है। पढ़ने भी आता है तो कोई जहमत नहीं करता, कोई मेहनत भी नहीं करता है। आज की तारीख में हर एक की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोगों को ध्यान भी नहीं रहता और टाइम भी नहीं मिलता। लोग कैजुअली करते, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक पैकेट बिस्किट से क्या ही हो जाएगा, एक पैकेट जूस से क्या ही हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कैजुअली ले लेके फिर वो धीरे धीरे जो है धीरे पाइल अप होता है। और एक बात मैं आपको बोल दूंगा, आप जब वेट गेन की बात कर रहे हो तो बहुत से लोगों का इस पे ध्यान नहीं होता है। एक जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी समय अगर मैटरनल न्यूट्रिशन, माँ का न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसका इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे पे होता है। अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है ना 1000 डेज का न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चलाती है। 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन मतलब 270 डेज प्रेगनेंसी के दौरान, 365 डेज बच्चे जन्म होने के पहला साल, प्लस 365 डेज बच्चे जन्म होने का सेकंड ईयर। तो उसको जब आप टोटल मारोगे तो 1000 डेज होता है। तो वो न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादातर लोगों का ख्याल नहीं है। मतलब
एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, नो डाउट प्री प्रेगनेंसी का भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर उसका न्यूट्रिशन खराब है तो आगे बच्चे को भी तकलीफ होगी। बट अगर मैं बेसिक बताऊं कि प्रेगनेंसी का न्यूट्रिशन अगर आप प्रॉपर करते हो तो पोस्ट डिलीवरी जो है, हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हो पहले 6 महीने बच्चे को, हाँ, और 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ और चालू करते हो। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग तो एक फीमेल को अपने बच्चे के लिए राइट फ्रॉम बर्थ से 2 साल तक तो मिनिमम करना चाहिए, और अगर कोई उससे ज़्यादा भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये मैटरनल न्यूट्रिशन और पहले 2 साल का न्यूट्रिशन प्रॉपर करोगे तो वो बच्चे का कॉग्निटिव जो माइंड का, ब्रेन का जो सोचने विचारने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी, प्लस ओबेसिटी के भी चांसेस कम हो जाएंगे। अब वो ज्यादातर लोग नहीं समझते कि बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि अरे मेरा बच्चा पहले तो बराबर था बट 6-7 में आने के बाद अचानक वेट गेन पकड़ लिया, वेट ज्यादा हो रहा है या दिक्कतें पेश आने लग गई। तो बेसिक न्यूट्रिशन आपने वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाया कि नहीं? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो कराने के बाद जो मिल्क रहता है उसमें इतने सारे न्यूट्रिशन वाली चीजें दी है ऊपर वाले ने जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी रहती है। अच्छा, इसके साथ में रात का खाना ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ मिनिस्टर एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो ये एक चल रहा है, और लेकिन हमारे जो आज का समाज है, जो आज की सोसाइटी है, तो इसके अंदर ये रहता है कि जो रात का खाना रहता है अक्सर वो शाही रहता है ना। मतलब लोग प्लान करते हैं रात का खाना, डिनर जो है बढ़िया से बढ़िया प्लान करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे ढाबे का कल्चर है तो रात को ही जाते हैं ढाबे पे खाने के लिए, तो जितना हैवी से हैवी फूड है वो रात को ही खाते हैं। तो ये कैसा जो है लाइफस्टाइल ना, आप ढाबे पे जाके, जैसे आपने वर्ड यूज किया शाही खाना खाओ। हाँ। शाही खाना खाते वक्त राजा के जैसा मेहनत भी करो ना, घोड़े पे निकलो बाहर और मेहनत करो दिन में। तो घोड़े बेच के सोया जाता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप दिन में वो मेहनत करके फिर रात में शाही खाना खाओ ना। एक्चुअली हो क्या गया, दिन भर हमारा फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और जैसे जैसे देखो सूरज ढलता है, दिन ढलता है ना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हमारे बॉडी का। तो वो जो बताया गया है कि भाई रात का खाना थोड़ा लाइट होना चाहिए, वो गलत नहीं है। क्योंकि हमको देखो जो परिस्थितियां उसके हिसाब से हमारे को अपने बॉडी को ढालना है। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है जी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, मेहनत का काम कम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, डेस्कटॉप हो गया। अब यहाँ से वहाँ जाते हो तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर यूज करते हैं। चलना पहले कंपलसरी था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, और अब चलना मजबूरी हो गया है कि भाई सुबह उठ के मजबूरी में डॉक्टर ने बोला है तो चलना है। सही बात है। जो एक रूटीन था वो मजबूरी हो गया कुछ लोगों के लिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब जो भी खाना है वो ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि डिनर आप डेफिनेटली लाइट ही लेना चाहिए। अब जो ये कल्चर आप जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं, और फिर तभी हमारे पास आना पड़ता है। जी अगर नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, सही बात है, सही बात है। तो डॉक्टर साहब, इमोशनल ईटिंग क्या होता है? मतलब जैसे कि इमोशनल होके खाना खाना कि कैसा रहता है कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ तो बहुत ज्यादा खाना खा लेता हूँ, इसको बोलते हैं कि इमोशनल ईटिंग? अभी आजकल कैसा हो गया ना, एक कंसेप्ट चल रहा है कि माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इमोशनल ईटिंग आ गया, कॉन्शियस ईटिंग आ गया, ये सब पार्ट ऑफ बिहेवियर चेंज रहती है। मतलब बहुत से लोगों का कैसा रहता है कि आपको पहचानना है कि आप कब एक्सेस फूड खाते हो। बहुत बार कैसा रहता है कि भाई मैं घर पे बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ तो मुझे खाना है। बहुत से लोगों का आदत है भाई कंप्यूटर पे बैठा हूँ तो बाउल में कुछ ले लिया, खा लिया। या आप समझो मूवी के लिए गए तो पॉपकॉर्न तो बनता है बॉस, एक टब ले लिया पॉपकॉर्न का, खा लिया। तो वो सब चीज़ें उसके साथ साथ में इमोशंस के साथ, जैसे आपने इमोशनल की भी बात की, ये तो कैसा है सिचुएशनल ईटिंग की बात की मैंने, कि भाई कार में बैठा तो किसको कैडबरी या कोई बार रहता है, प्रोटीन बार, वो खाने की आदत रहती है ड्राइव करते वक्त, कंप्यूटर पे काम करते वक्त, या फिर किसी किसी को कैसा रहता है। ये सब एक्चुअली इमोशनल ईटिंग, ये सब चीज़ का ना नैरेटिव बनाया गया। आप यकीन करो, हाँ, अब जब हम टीवी पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं भाई कि कुछ हमने अचीव किया, कुछ हुआ, तो सेकंड सीन क्या आता है? पार्टी। अगर हमारी आईपीएल की टीम जीतती है तो सेकंड टीम क्या आता है? पार्टी। मतलब फूड को एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल इंक्लूड कर देते हैं। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है। अब बात समझ रहे कि अगर मेरे को खुशी है, आज मैं, आप घर में देखते होंगे कि बच्ची ने अच्छे मार्क्स लाए, रिजल्ट आया, क्या करना है? आज होटल में जाना। सही बात है। उसको हमने हमारे इमोशंस के साथ इम्बिब कर दिया है कि हम खुश हुए तो भी खाना है, और कुछ लोग दुखी रहते तो भी वो, उनका माइंड ऐसा चलता है कि भाई खाते। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई जब उनको स्ट्रेस आता है या गुस्सा आता है या टेंशन आता है तो टेंशन में भी खाते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, बोलते मेरे को गुस्सा आता है तो मैं बिंज ईटिंग करता हूँ, दिखता भी नहीं, सब डाइट वाइट सब माइंड सब छोड़ देता हूँ साइड में और खाने चालू कर देता हूँ। गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। और जो आपने बोला कि इमोशनल ईटिंग में भी कि इमोशंस के साथ जोड़ दिया, खुशी के साथ जोड़ दिया,
फिर अपना सेलिब्रेशंस के साथ जोड़ दिया। तो ये सब नैरेटिव्स बिल्ड किए हुए हैं सोसाइटी के, इंडस्ट्रीज के। एक ज़माना था, आप देखते होंगे कि कुछ साल पहले डेजर्ट वगैरह नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बरोबर। मुझे याद है कि हम छोटे थे, छोटे छोटे जब गांव में जाते थे ना, तो जब शादी का खाना रहता था ना, तभी मिठाई रहती थी बॉस। आजकल तो देखो आप, होटल इंडस्ट्री ने क्या कल्चर बना दिया है। आप होटल में जाओगे, पहले सूप पीना है, हाँ, फिर स्टार्टर खाना आएंगे, कंपलसरी है। उसके अब वो बाद- स्टार्टर ही खाना रहता है एक्चुअली। हाँ, अब वो क्या बताते हैं, एक नए वर्ड्स हो गए कि हम आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे, हाँ। एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे, एस्थेटिक लुक दे रहे। कुछ भी नहीं है बॉस, खाने के लिए सब चीज की जरूरत ही नहीं है। सही बात एक है। अपने छोटे झोपड़े में भी लोग रह के खा रहे थे, बट हाँ। वहां पे आप, वो लोग का टेबल टर्न अराउंड टाइम रहता है, वो चाहते कि आप 2 घंटा उस टेबल पे बैठे रहे ताकि आप ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाएं। बट Correct. पोर्शन साइज कितना इंक्रीज हो गया बॉस। हाँ, सूप पी रहे हैं, स्टार्टर ले रहे हैं, फिर मेन कोर्स आता है, सबको नाम दे दिए। बरोबर है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर दूसरा, अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको कभी होटल में गए या किसी से बात कर रहे हैं, मेन कोर्स नहीं मालूम, हाँ, क्या हो गया भाई, नहीं मालूम है तो। बट वो नैरेटिव बिल्ड किया यार, इसको ये भी नहीं मालूम ये भी स्टार्टर नहीं। क्या होता है। करेक्ट करेक्ट। मतलब एक फिर उसमें हाँ, ट्रेंड हो गया है। और उसके बाद डेजर्ट, खाने का डेजर्ट तो बनता ही है। डेजर्ट पे तो इंसेंटिव्स रहते हैं। हमने देखा है डेजर्ट पे जो है, जो कैप्टन होता है, जो ऑर्डर लेने वाला रहता है, उनको तो इंसेंटिव्स रहते हैं, तो इसके लिए ना वो ज्यादा आपको फोर्स करेगा डेजर्ट लेने के लिए Dessert कि सर। लेने। हाँ हाँ, और खास करके जब आपके साथ में फैमिली होगी, कोई लेडीज होगी ना, तो वो लोग और ज्यादा उसको ये करते हैं कि हाँ, फिर बाद में तो फिर वो लिस्ट गिनाने लग जाता है कि सर गुलाब जामुन है, रबड़ी है, ये आइसक्रीम है, ये है, वो है, तो वो ले जाओ। जबकि ये डेजर्ट हम 6 महीने में, 3 महीने में एक बार शादी ब्याह के मौके पे खाते अर्लियर, थे। करेक्ट करेक्ट। अर्लियर ऐसे ही हुआ हमको करता तो था। याद है कि तभी हाँ, तो हमारी बॉडीज हेल्थी थी ना। अब आप सही बात रूटीन हो गया, हर एक के घर पे अरे सही खाना हो गया तो कुछ तो मीठा बनता है। हाँ, आज फ्रिज में इतने डेजर्ट पड़े रहते हैं कि बच्चे भी खा खा के ये हो जाते हैं। सही बात है। तो ये सब जो साइकोलॉजिकली हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, फूड इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का, तो देखो वो हमको समझना है हाँ। कि हमको हमारे बॉडी को कहाँ लेके जाना है और हमारी बॉडी की एक्चुअल ज़रूरतें क्या है। जी। हमको उसके हिसाब से ही खाना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूँ अभी, चलो अब अगर आप बोलोगे कि ये नैरेटिव तो बिल्ड हो गया है, अब उससे बचे कैसे। हाँ, हम हमारे बच्चों को ये तो नहीं बोल सकते कि भाई आप होटल में मत जाओ। तो करेक्ट, मैं ये बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कम कर दो ना बॉस। सही बात है। अगर आपको डेजर्ट खाना ही है तो आप खाने के साथ मत खाओ, इन बिटवीन मील्स खा लो। जैसे आपने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, तो शाम को डेजर्ट खा लो। आप एक ही साथ क्यों सब ठूसते हो एक ही साथ अंदर? सब कुछ खाना, क्यों बराबर ठूसते हो? है। अपने शरीर को ही नुकसान दे रहे हो बॉस। सही सही सही। आप उसको break करके खाओ। ये आइडिया बहुत अच्छा आपने दिया कि थोड़ा थोड़ा करके उसको थोड़ा थोड़ा एक ही करके साथ खाओ, सब खाने की जरूरत लिमिटेड नहीं है। खाओ। मतलब हाँ, जब ये हाँ। होटल में खाना है तो भाई 10 दिन में एक बार खा लिया, 15 दिन में एक खा। और सबसे इंपॉर्टेंट फिरोज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दो। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप अगर अपने टंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाते या रोक नहीं पाते हो, कि टंग को रोक नहीं पाते कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है, पिज़्ज़ा चाहिए ही चाहिए, तो एटलीस्ट यहाँ से उसको कंट्रोल लाओ। अगर आपके सामने फुल फ्लेज पिज़्ज़ा पड़ा है या बर्गर पड़ा है, तो उसको कट करो। पिज़्ज़ा का वैसे भी पीसेस आते हैं, हाँ। एक पीस खा के कंट्रोल करो। तो क्या होगा कि आपके टंग को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और किधर ना किधर आपको एक बोलते हैं ना कि ये लगेगा कि मैंने खा भी लिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब खा रहे थे और मैंने नहीं खाया। हाँ, घर में होता है ना कई बार कि सब खा रहे हैं और मुझे वेट लॉस करना है और मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, कितना मन मार के। अरे कितने लोग बोलते हैं भाई खाने के लिए तो ऊपर वाले ने हमको जन्म दिया है, अब खाऊं ही नहीं तो फिर जीऊं कैसे। तो भाई थोड़ा खा भी लो, पोर्शन में खाओ, वो बरोबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने पोर्शन कंट्रोल को मान लिया वो विन में है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब, नींद का क्या रोल होता है कि अगर मैं अभी डाइट पे हूँ तो नींद कितनी ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट करती है, कि मतलब बहुत ज्यादा सोना है, कम सोना है, कैसा ये क्या इसके ऊपर असर करता है? ज्यादा तो सोना ही नहीं है भाई, 6 से 8 घंटा सोना है जो हर एक के लिए जरूरी है। हाँ। तो आप 12-12 घंटा सोओगे तो ऐसे भी तकलीफ देगी, खाने को छोड़ दो ऐसे भी बॉडी के दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी वो तकलीफ देगा। करेक्ट करेक्ट। तो नींद तो इम्पोर्टेंट है, एंड साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप सोते, जब भी आप सोने जा रहे हो तो उससे 1-2 घंटे पहले ना आपको मोबाइल का यूज़ बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मोबाइल में से जो रेडिएशंस आते हैं वो अपने नींद को, जो ब्लू लाइट आती है जब आप मोबाइल व्यूइंग करते हैं, हाँ। बहुत से लोगों को आदत रहता है ना कि भाई सोते वक्त मोबाइल देखते रहे, Correct, आधा correct, घंटा correct। रील्स देखते रहे, फिर सो तो जाते वो हैं। नहीं हाँ, हाँ। देखनी चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है, बैक ऑफ द माइंड। जो आप सोते हैं जब गहरी नींद Subconscious में mind जाते हैं, में। सबकॉन्शियस माइंड पे भी पड़ता है। जी। तो सबसे पहला तो आपको सोने के पहले मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब हम सोते हैं तब बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रेलिन हार्मोन रहता है, लेप्टिन हार्मोन रहता है। तो ग्रेलिन
हमको कैसी हंगर है, कैसे एपेटाइट है, कितना खाना है वो डिसाइड करता है। अपन को जो स्टैटी है वो लेप्टिन हार्मोन डिसाइड करता है। तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इम्बैलेंस होने की वजह से जब दूसरे दिन हम उठते हैं, अगर हमारा नींद प्रॉपर नहीं रहेगा तो वहाँ पे हमको दिक्कत आती है। अच्छा। तो नींद का तो जो स्टैंडर्ड है कि 6 to 8 आवर्स का स्लीप सबको जरूरी है, तो और साउंड स्लीप होना चाहिए, डिस्टर्ब स्लीप नहीं होना चाहिए। जी, बार बार उठ रहे हैं या तो फिर बार बार उठ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, और सोने के पहले जो मैंने बताया कि भाई मोबाइल का यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट वो है। बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या सिर्फ खाना कंट्रोल करके ही वजन घटाया जा सकता है क्या? मतलब ये नहीं हो सकता है कि मैं मतलब खाते भी रहूं और वजन भी मेरा मेंटेन रहे या तो घट जाए, ऐसा कुछ उसका कुछ? मतलब कि आपको खाना जितना चाहिए उतना खाना है और हाँ, फिर भी वजन कम करना है। जी नहीं, वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। बट देखो, अभी कैलोरीज का जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो बैलेंस तो ज़रूरी है। हाँ। और खाने में आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी चीज़ें कितनी कैलोरीज की खा रहे हो। अभी जैसे आपको ज़्यादा खाना है तो आप, नहीं है ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मत खाओ, क्रेविंग्स है तो आप खाओ, बट कम कैलोरी वाली चीज़ें खाओ। जैसे अब अगर आप पुलाव खाते हो, समझो एक एग्जांपल कि आप पुलाव खाते हो तो उसमें आप वेजिटेबल्स का इंक्लूजन ज़्यादा कर दो। जब पकाते हैं तो राइस कम यूज़ करो, वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करो। तो आप फिर मतलब बोलते हैं ना कि खाओ आप, ना नहीं है, बट कैलोरी डेंस फूड खाओगे। हाँ। जिसमें आपका घी ज़्यादा रहेगा, शक्कर ज़्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली तकलीफ देगा आपको। ये कैलोरी का कुछ आपके पास में चार्ट है क्या आपके पास में? आप कैलोरीज के चार्ट तो आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको हर चीज़ की कैलोरीज मिल जाती हैं। जैसे गेहूं में आप देखोगे भाई 30 ग्राम का एक रोटी लोगे तो उसका कितना कैलोरीज रहता है, वो सब चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं आज सब तो अवेलेबल है नेट पे, हर चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। हाँ। तो हम लोग तो बहुत बार हमारे कैलोरीज के हिसाब से ही पेशेंट को डाइट बना के देते हैं, बट फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे मैं ऐसा बता दूंगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कैलोरीज को रिड्यूस करने के लिए, जैसे अगर आपका लंच है तो आप सलाद खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो और दाल ले लो। ये 4 आइटम ले लिया आपने, इसको स्किप कर दिया, राइस को स्किप कर दिया। अगर आपको जिस दिन राइस खाना है तो आपने राइस ले लिया, सलाद ले लिया, रोटी को स्किप, सब्जी ले लिया और दही ले लिया, रोटी को स्किप कर दिया। तो दही में आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चाहिए वो भी मिल गया। तो एक दिन ये 4 आइटम्स ले लिया, एक दिन ये 4 आइटम्स ले लिया। रात को खाना है तो ये 4 में से 3 ही आइटम ले लो। रायता और मूंग दाल की खिचड़ी ले लिया, दलिया की खिचड़ी ले लिया, ओट्स की खिचड़ी ले लिया। जी। ज्यादातर कोशिश ये करो कि घर पे खाना खाओ। होटलिंग, बाहर का खाना मत, क्योंकि अनप्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब चीजें हमको बहुत दिक्कत देती है। मतलब ये जो मैंने सुना है कि पैक्ड फूड अगर आप कुछ भी खाते हो तो ये आपके लिए नुकसान है, तो ये सच है? ना, मेरे को एक बात बताओ फिर, चाहे वो कितना भी उसके ऊपर हेल्दी लिखा हो, चाहे की बात जाने दो, मुझे एक खाली आप बात बताओ कि आप होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आपने समझो कौन सी आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरी तो ऐसे तो मतलब बहुत है, पालक पनीर समझ, पालक पनीर ले लो। हाँ। अभी आपने पालक पनीर का ऑर्डर दिया रेस्टोरेंट में जाके, तो पालक पनीर वो आपको कितने टाइम में लाके देगा? हाँ, 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा। एक सीन आपने इमेजिन किया कि आपको पालक पनीर रेस्टोरेंट में गए, 10 मिनट में लाके दे दिया। करेक्ट। अब यही आप घर पे बैठे हो और आपने आपकी वाइफ को ऑर्डर दिया कि भाई आज, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर नहीं बोल सकते क्योंकि आज मेरा पालक पनीर खाने का दिल हो रहा है और मुझे पालक पनीर चाहिए, मुझे पालक पनीर चाहिए। तो पालक पनीर आपको कितने टाइम में मिलेगा? हाँ, नहीं, उसके लिए तो कम से कम 1-8 घंटा तो लगेगा मिनिमम। तो आप ये सोचिए कि होटल वाले ने आपको कैसे दिया 10 मिनट, वो ग्रेवी बना के रखते हैं, ग्रेवी रेडी रहती है। अरे भाई, वो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं आपको। बात पैकेज फूड में न्यूट्रिशन की आती है, बात होटल के फूड में न्यूट्रिशन की आती है। सही बात है। आप अगर कोई चीज घर पे बनाते हो, अब कितने दिन उसको स्टोर कर सकते हो? सही है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कुछ नाश्ते आप जिसमें नमक वमक डालते हो तो 15 दिन, 20 दिन। अब ये जो पैकेज फूड आते हैं 6-6 महीने रहते हैं बॉस, कैसे रहेंगे? आप उस पर पढ़ो ना, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या रहता है? केमिकल रहता है, E30, E40, E800, जितने भी बहुत सारे रहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम उनके, बट बहुत सारे रहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सब क्या है? ये सब केमिकल्स हैं। उसमें एडेड सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, सोडियम बहुत रहता है। सोडियम इज अ नॉन प्रिजर्वेटिव। सोडियम क्यों डालते, सॉल्ट क्यों डालते? घर में भी हम बनाते तो सॉल्ट डालते ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये पैकेज फूड का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब आपका जो डेली सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा सॉल्ट का रिक्वायरमेंट आपको प्रोसेस फूड से आ जाता है। वैसे शुगर का भी जो रिक्वायरमेंट है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब शुगर, सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स, ये तीनों हानिकारक हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें डालते हैं जो हमको मालूम भी नहीं रहता है। करेक्ट। और जिसके परसेंटेज बहुत कम रहते हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नुकसान करती है नहीं करती है, वो अलग डिबेट का विषय हो गया कि वो छोटे छोटे परसेंटेज में रहती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया रहता है। हाँ। बट वो लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट आने वाला है, 5 साल अगर मैंने वो जंक फूड खाया या प्रोसेस्ड फूड कंटिन्यूअसली खाया तो मुझे क्या नुकसान हो रहा है वो मुझे नहीं पता। बट जो हमको विजुअल है, जैसे सॉल्ट हो गया, सोडियम हो गया, सॉल्ट यानी सोडियम एक ही चीज हो गई, एक्सेस शुगर हो गया, इसका तो नुकसान हो ही रहा है। बरोबर। और जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप होटल में खाओगे तो वो ग्रेवी अभी सुबह से ग्रेवी बना के रखा है, उनको थोड़ी मालूम है आप पालक पनीर खाने फिरोज भाई 11 बजे आने वाले हैं। वो तो सुबह से रेडी हो जाती है भाई, वो 11 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे से भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते हैं। तो वो जब बना के रख दिया तो उसका नुकसान खत्म हो गया बॉस। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं दूंगा फिरोज भाई, मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मैं बताता हूँ। एक अच्छी होटल है जो नामचीन होटल है, जो अपने टेस्ट के लिए बहुत फेमस है हमारे शहर में। वहाँ से मैंने एक बार सब्जी मंगाई थी घर पे, कुछ गेस्ट आए थे तो वो सब्जी अगर आप ट्राई कर सकते हो, आपने खा लिया, कुछ सब्जी बच गई, आप उसको फ्रिज में रख लो और आप उसको 4 घंटे बाद 5 घंटे के बाद खाओ, नहीं खा सकते, सही बात है। और वही सब्जी आप घर की बनाई हुई फ्रिज में रख दो और शाम को खाओ, टेस्ट मेंटेन। ये तो हमने भी देखा है कि मतलब अगर कोई हम लोग कभी ढाबे पे जाते हैं, कुछ बच जाता है, पार्सल लेके आते हैं, तो नेक्स्ट डे वो खाने जैसा नहीं रहता है। नहीं रहता, वहाँ की रोटी देखो तो फिर वो नेक्स्ट डे क्या न्यूट्रिशन ही नहीं है ना, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। सही बात तो आप एक्सेस पैसा दे रहे हो और न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो। तो आपको समझना है ना कि भाई टेस्ट को इम्पोर्टेंस देना है, माहौल को इम्पोर्टेंस देना है कि हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंस देना है। सही बात है। लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है सबको। सही बात है कि फिर 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है और नर्सेस और डॉक्टर्स के भरोसे आगे की जिंदगी निकालनी है। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें? मतलब जैसे कि हाँ मुझे करना है, कि हाँ क्या होता है कि हमने अक्सर सुना है कि डाइट आदमी स्टार्ट तो करता है, फुल मोटिवेटेड होता है, या तो फिर कुछ उसको तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई अभी तुम ये डाइट फॉलो करो करके, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर धीरे धीरे क्या होता है मोटिवेशन कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है वो जाने लगता है अपने जंक फूड की ओर, या तो फिर जो अपना जो रेगुलर रूटीन है, भले जंक फूड नहीं लेकिन जो रेगुलर रूटीन रहता है। तो ये मतलब मोटिवेटेड कैसा रहे, उसके लिए थोड़ा सा आप बताएं। मोटिवेशन के लिए अगेन बिहेवियर चेंज का भी रोल आता है और फिर हमारे जैसे काउंसलर्स का भी रोल आता है। अच्छा। कि कैसा है कि बहुत बार क्लाइंट्स आता है कि भाई बोलता है कि भाई मैंने खुद से डाइट करने की कोशिश की डॉक्टर साहब, 15 दिन डाइट फॉलो किया बट उसके बाद छूट जाता है। वॉकिंग चालू किया, 5-7 दिन बराबर हुआ, बट 2 दिन में माथेरान गया, फिर आया रिटर्न, फिर वॉकिंग बंद हो गया, आज 1 महीना हो गया। तो एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन के बाद कोई ना कोई चाहिए जो जहाँ आपका जवाबदेही हो, मेंटर चाहिए और जिसको आपको जवाब देना है। सपोज आप एक वेट लॉस के प्रोग्राम पे हो, आपको मैंने कुछ डाइट प्लान्स दिए, बट हर 10 दिन में मैं आपसे सवाल करूंगा, फिरोज भाई आपने ये चीज़ फॉलो की कि नहीं, या आपने ये खाया कि नहीं खाया, आप डेली वॉक करते हैं कि नहीं। हम तो हमारे क्लाइंट से स्क्रीनशॉट्स तक मांगते हैं। सही बात है। अगर वो डेली वॉक कर रहे हो तो आपने कितने स्टेप्स चले उसके स्क्रीनशॉट्स भेजो। मतलब वो गिल्ट आता है तो हाँ फिर उसमें काम करते। वो अलग बात है कि 1-आधा% ऐसा रहेगा जो इसको भी बाईपास कर जाता है, वो अलग बात है। बट ज़्यादातर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फिर ये जो पैरामीटर्स रहते हैं कुछ एक हम उनसे स्क्रीनशॉट्स मंगवाते हैं। फिर उसके बाद भी अगर पेशेंट को लो फील होता है, कि कभी कभी ऐसा भी दौर आता है कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, 1 हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता अचानक वेट गेन हो गया। उसमें कभी कभी फीमेल्स के साथ मेंसेस आने वाले रहते हैं तभी वेट गेन हो जाता है, या मेल्स के साथ कभी कुछ बहुत सारे हार्मोन्स भी रहते हैं बॉडी में, उसके अंदर भी कम ज़्यादा हो जाता है, या जेन्युइनली पेशेंट ने कुछ खा लिया बाहर जाके, या डाइट प्लान फॉलो नहीं किया और आधा 1 किलो बढ़ गया, तो वो एकदम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर हमारा काम आ जाता है कि हम उनको काउंसिल करते, मोटिवेट करते हैं। अब कैसे मोटिवेट करते हैं ना, वो बताना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप मोटिवेट होने के लिए काम करिए, आपका पुराना फोटो आपके आईने पे लगा दीजिए और देखिए रोज, और आप सोचिए कि मेरे को वो फोटो से, जो मेरा जाड़ा वाला फोटो था जहाँ मैं बहुत मोटा हूँ, वो आपने आईने पे लगा दिया, और साथ में आपने कोई पतले का जो आपको फिल्म स्टार पसंद है या उसका फोटो लगा दो, मेरे को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करना है, वो उससे मोटिवेशन होता है। बट यही चीज़ मैं किसी और को बोलूँगा तो मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे ही पेशेंट का, मोटिवेशन प्लस बिहेवियर चेंज का क्या फ़र्क होता है। मेरा एक पेशेंट आया था ना, वो मेरे को बोल रहा था कि मुझे ना डेली कैडबरीज खाने का आदत है। अच्छा। आप मेरे को कैसे भी करिए, मोटिवेट करिए कि मैं कैडबरीज बंद करूँ। एक्चुअली वो मोटिवेट करने का नहीं था, बट उसको बिहेवियर चेंज की ज़रूरत थी। बट मैंने उसको क्या राय दी या क्या सजेशन दिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए। मैंने उसको ये बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप कैडबरीज, जो डेयरी मिल्क या जो भी आपको खाने का इच्छा होता है, वो घर पे लाके रख दीजिए, फ्रीज में रख दीजिए, और फिर डे 1 पे आप जाइए, कैडबरी को देखिए, हाथ में लीजिए, रख दीजिए,
डे 2 को वहाँ जाइए, खाना नहीं है। डेली वो मेरे क्लिनिक पे आता था, मैं उसको बताता था कि 5 दिन तक तुमको ऐसा करना है जी कि डेली कैडबरी को हाथ में लेना है, देखना है और फिर रख देना है। फिर छठे दिन जाना है, रैपर खोलना है और उसमें जब क्यूब्स रहते हैं अलग अलग, उसमें से सिर्फ एक क्यूब खाना है हाँ और वो एक क्यूब खा के फिर से उसको रख देना है। फिर नेक्स्ट डे जाना है, अब वापस से खाना नहीं है, उसको 2 दिन का और ब्रेक दिया मैंने, तीसरे दिन वापस एक क्यूब खाने को दिया। उस तरह से उसको करीब करीब 20 से 25 दिन लगा वो एक कैडबरी को खत्म खत्म करने के लिए। तो वहां पे उसके अंदर जो बिहेवियर आया और जो पेशेंस आया, उसका कैसा था, कैडबरी देखा वो रोक नहीं पाता था, रैपर पड़ा खा लिया पूरा। तो ये एक तरह का एक्सरसाइज है। तो बहुत ये बार ये तो हम लोग गुटखा खाने वाले के बोल सकते हैं कि भाई देख के कर रख दे, सकते हैं। एक सुपारी खा ले हो सकता है ना। हो सकता है, बट Correct, उसके लिए correct, माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। हाँ। जैसे आपने गुटखा खाने वाले बात की, मैं एक और बात बताता हूँ कि मेरे को बहुत सारे पेशेंट बोलते थे यार सर वॉकिंग करना है बट याद नहीं आता है। हाँ तो मैंने उनको क्या बोला कि आप काम करिए, आप जहाँ सोफा वगैरह पे बैठते हो आपके हॉल में, तो हॉल में जहाँ आपके नज़र के सामने आए वहाँ पे आपका स्पोर्ट शूज रखो। हाँ तो दिन भर में आप सोचते ना, तो फिर एक पॉजिटिविटी आता है सही यार वो शूज पड़ा है, मेरे को वॉकिंग करना है। सही। आप बात समझेगी हाँ 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 हाँ। अभी बहुत बार वो शूज रिमाइंड दिलाएगा, अभी आपको याद रिसेंटली की दिलाएगा। मैं बात बताऊंगा, मेरी एक पेशेंट है, वो मेरे को बोल रही थी कि मेरे को ना डेली टीवी के सामने बैठती है और कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने बोला है ना, खाओ चूहे की तरह खाओ, निबलिंग करो। चूहा कैसे खाता है, कुतर कुतर के, उस तरह से खाओ। मैंने बोला कि ये जो रोस्टेड मकाई आती है वो लेके आ जाओ और एक एक दाना मुंह में रखो, वो दाने को गोल गोल घुमाते रहो हाँ। और धीरे धीरे ब्रेक करो। अगर पीनट्स है, सिंग दाना है, उसको मुंह में रखो, उसको अक्खे दाने को हाफ में ब्रेक करो विद द हेल्प ऑफ योर टीथ्स और फिर उसको धीरे धीरे चूसते रहो और थोड़ा थोड़ा खाओ। तो इससे आपके अंदर वो पेशेंस आएगा। हाँ। आपको हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि आप उस फेज से नहीं गुजरे, बहुत सारे पेशेंट्स इस फेज से गुजरते, एक साथ कंट्रोल नहीं होता, तुरंत गल्पिंग हो जाता है। सही बात है। वहां पे वो पेशेंस आ जाता है। ये करने से ना, ये धीरे 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 फिर वो आदत छूट जाती है कि ये फटाफट फटाफट खा लेना है, मुंह मेरे को थोड़ा थोड़ा, वो पेशेंस आ जाता है। पेशेंस आएगा। तो इसके लिए उनको अलग अलग तरीके से हमको मोटिवेट करना पड़ता है। जी तो मैंने बताया ना कि मोटिवेशन हर एक के लिए अलग है। हाँ। जिसको जैसी जरूरत उस हिसाब से हम मोटिवेट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास में कोई ऐसा फॉर्मूला है 6 महीने के अंदर जो है वजन घट जाए करके, ऐसा कुछ 6 महीने का फॉर्मूला, जैसे कि टारगेटेड नहीं लेकिन फॉर्मूला है कि कुछ तो रिजल्ट मिले, जैसे कि जिसका अगर 10 किलो टारगेट होगा लेकिन कम से कम 2 किलो तो कम हो जाए, 3 किलो तो कम हो जाए, कि कुछ ना कुछ तो उसके मतलब फिजिकली चेंज दिखे एक 6 महीने के अंदर में, ऐसा कोई फॉर्मूला? डेफिनेटली ना, 6 महीने में कि 3 महीने में भी रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आप बैलेंस डाइट फॉलो करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, कॉन्शियस ईटिंग जो मैंने पहले बताया था कि ध्यान रख के खाना लेकिन खाना। भिवंडी जैसे शहर में जैसे लोगों को टाइम नहीं है, मतलब इतना फास्ट है लोगों को, और एक तो आधे से ज्यादा तो हम शहर के ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन हो गया, इससे ही परेशान है ना। तो इसमें फिर है ना डाइट को भी फॉलो करना, तो कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी जो है ना वो कम हो जाती है। एक्चुअली क्या हो गया है ना कि डाइट को फॉलो करना भारी पड़ता है, जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे, तो डाइट करना ही नहीं है जी एक्चुअली। वो डाइट वर्ड हमको अलग लगता है। हाँ मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स को मैं ईटिंग एट होम ही दे रहा हूँ, हाँ। मैं कुछ अलग दे ही नहीं रहा हूँ, बस घर पे खाना खाओ। घर पे ही खाना खाना है। जी इनफैक्ट मेरा फेसबुक पे एक पेज भी है जो यही स्पेसिफाई करता है कि ईटिंग एट होम, उसी हम्म। नाम से कि आप घर पे ही खाना खाओ, बाहर का खाना आप अवॉइड करना चालू कर दोगे ना तो अपने आप आपको फायदा हो जाएगा। जी डाइट का मतलब हमको क्या लगता है, बहुत से लोगों को कि ऐसा लगता है specially उसके कि लिए, कुछ हाँ, स्पेशली हाँ। कुछ अलग बनाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, आप घर का खाना खाओ, बस उसको सही तरीके से खाओ और पोर्शन कंट्रोल करो। कितना क्वांटिटी में क्या खाना है वो नॉलेज देते हैं हम लोग कि भाई आपको अगर रोटी खाना है तो कितना खाना है, सब्जी लेना है तो कितना ग्राम सब्जी लेना है, जी जी दलिया का उपमा बनाना है तो कितना बनाना है, कौन सी चीज कितने क्वांटिटी में खानी है और उसको कैसे स्पेस करना है, मील्स को कैसे स्पेस करना है। और फिर रोल आ जाता है कि भाई कभी पेशेंट को डायबिटीज है तो क्या क्या चीजें उसको नहीं खानी चाहिए। जैसे अगर किसी को थायराइड हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कैबेज और जो भी है हाँ। गोइट्रोजेनिक फूड्स बोलते हैं, जिसमें कैबेज आ जाता है, ब्रोकोली आ जाता है, सोया के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं कि भाई स्टीम करके खाओ या बॉईल करके खाओ, क्योंकि वो थोड़ा उसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स रहते हैं और जो अपने थायराइड के मेडिसिन के साथ इंटरफियर करते हैं। अच्छा तो वो चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से खाओ। जी बाकी अगर क्या आपको समझो हाइपरटेंशन का तकलीफ है तो कैल्शियम रिच फूड्स देते हैं हम, पोटेशियम रिच फूड्स देते हैं। किडनी का तकलीफ है तो भाई पोटेशियम कम करके खाना है उसको।
समझ गए आप। जी, अलग अलग जी, जो डायबिटीज है तो भाई शुगर कैसे खाना है, कितना खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम रहता है वैसे फूड्स देते हैं हम लोग उनको। तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स के लिए हम चाहते हैं कि आप कोई एक डाइट प्लान, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक टेक अवे, जैसे कि कोई एक डाइट प्लान अगर आपके पास में होगा तो। डेफिनेटली आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक 30 डेज का डाइट प्लान देता हूँ, जो एक पीडीएफ फाइल में मैं आपको दे दूंगा। आप जी। आपके वीडियो में या आपके लिंक चैनल शेयर पे कर देंगे, हाँ, लिंक शेयर कर कमेंट लीजिए, में आप लिंक अपलोड शेयर कर कर लीजिए। देंगे। जी मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि वो डाइट प्लान अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उसमें डे 1 से डे 30 तक का मैं एक डाइट प्लान बना के दे देता हूँ आपको। वो फॉलो करेंगे ना तो आपके व्यूअर्स जो भी हैं उनको डेफिनेटली वेट लॉस मिलेगा। जी बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप वो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपना फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाइए। जी। डेली आप 30 to 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए, वो एक करिए। और साथ साथ में आपको मैं एक दो इमेजेस भी दे देता हूँ कि जो आप अपने वीडियोस में अपलोड कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी करने से कितने कैलोरीज बर्न होते हैं। अच्छा, कि अगर आप समझो वॉकिंग करते हैं तो आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि हाँ। अक्सर आप जब सर्च करोगे ना तो एट रैंडम कैलोरीज आ जाती है, बरोबर। बट ऐसा होता नहीं है। एक 50 किलो का बंदा रहेगा तो उसकी अलग कैलोरीज बर्न होती है, 60 किलो को अच्छा, अलग हाँ, कैलोरी हाँ, बर्न उसको होती ज्यादा है, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। 90 केजी अगर मेरा वेट है तो मेरे को अलग कैलोरीज बर्न होती है। अच्छा, तो अच्छा। हर एक्टिविटी में हर वजन वाले की जो डिफरेंट वजन है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 जी, है, जी। 90 है, 100 तक, हाँ। सबकी एक इमेज में दे देता हूँ आपको। अच्छा, इसका पूरा टेबल बना हुआ है। उसका एक टेबल ही दे देता हूँ, हाँ, तो हाँ, उनको भी हाँ। एक अंदाजा आ जाएगा कि वो कौन से वेट के रेंज में और उनकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, कौन सी अच्छा, एक्टिविटी अच्छा। से कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है। अच्छा, मतलब जैसे कि वॉकिंग कर रहे हो तो कितनी बंद होगी, रनिंग करेंगे तो कितनी बंद हाँ, होगी, अगर आप वॉक कर रहे बैडमिंटन खेलेंगे हो, तो नॉर्मल कितनी वॉक बंद कर रहे होगी? हो तो 30 मिनट में आपकी कितनी होगी, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो कितनी होगी, स्विमिंग कर रहे हो तो कितनी होगी। अच्छा, तो एक अच्छा। आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके कितने कैलोरीज बर्न हो रही है। अच्छा, अच्छा, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो मैं दे जी, देता जी, हूँ जी, आपको, जी। जरूर दे देता जी, हूँ। डॉक्टर साहब, और एक आखिरी बात कि जो ओवरवेटेड लोग हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? भाई देखो, ओवरवेट है तो डेफिनेटली, ओवरवेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोलूँगा जो ओबीज है, जिनका ओवरवेट से भी आगे हैं, हाँ। उनको डेफिनेटली वेट कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप वेट कम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेज आने वाली हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। पहले इनको हम डिसीजेज मानते थे, अब इसको लाइफस्टाइल डिसीजेज लाइफस्टाइल के का अंदर नाम आ दे गया है। दिया है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, मोटापे की वजह से वो डिसीज Correct। आती है, तो वो होने का रिस्क कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे को, बोलते हैं कि हम कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ओबेसिटी की वजह से हमको जो साइजेस चाहिए वो साइज नहीं मिलते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपीयरेंस अच्छा होगा, आपको कपड़े अच्छे पहनने मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपका रिस्क फैक्टर भी कम होगा, इंटरपर्सनल जी, रिलेशंस भी अच्छे जी, होते हैं, जी। हस्बैंड वाइफ है उनमें भी इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर कोई अपना वजन नॉर्मल करे, और बहुत ज़्यादा भी आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। हाँ। जैसे फिल्म स्टार्स पड़ जाते हैं कि एकदम लीन थीन बॉडी करना है, उस पर भी मत जाओ, ताकि आपके बॉडी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आप सही। वजन भी कम करो और साथ साथ में आपका न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए वजन कम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वजन कम करने के चक्कर में अपना न्यूट्रिशन का लॉस हाँ, कर लो। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत बार जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, उसका विटामिन B12 लेवल बहुत कम हो जाता है, विटामिन डी लेवल्स कम हो जाता है। तो जब हम डाइट देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका विटामिन B12 सही रहना कि वो चाहिए, सारी चीजें भी आयरन maintain सही रहे रहना और चाहिए, साथ में फैट भी विटामिन कम C हो। सही रहना चाहिए बॉडी में, विटामिन A सही रहना चाहिए। जैसे जी, जी। ऑरेंज फ्रूट्स रहे, पंपकिन हुआ, कैरेट्स हुआ, इस सब में विटामिन A ज़्यादा रहता है, आयरन अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा रहता है। तो हम डाइट इस तरह से बना के देते हैं कि वो बैलेंस्ड मील हो, कंप्लीट उसको न्यूट्रिशन मिले। तो जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हो तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप फेट डाइट्स मत करो। आप जो, जैसे आपने स्टार्ट में पूछा था कि कीटो डाइट, पैलियो हाँ, डाइट, तो लॉन्ग टर्म तक फॉलो मत करो। हाँ। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आप फॉलो करोगे ना तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है शरीर में। तो आप वेट लॉस करना है तो वेट लॉस जरूर कीजिए, बट प्रॉपर बैलेंस मील के साथ कीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी आपको फॉलो करना है। जी, क्योंकि जी, एक बात मैं बता दूं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे ना तो आपका वेट लॉस, फैट लॉस की जगह आपका मसल मास लॉस होगा। जब भी अपना वेट लॉस ज्यादा करने की नुकसान कोशिश करते तो वो उससे बॉडी फिर वीक हो जाती वो है। ज्यादा नुकसान करेगा। हाँ, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी का एक और बेनिफिट ये भी है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो साथ में अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है, प्लस हमारा मसल मास प्रिजर्व होता है जी, और फैट लॉस होता है। तो ये आपके ऑडियंस को ध्यान रखना है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमने डॉक्टर साहब से यही सीखा
कि आदमी को अपने आप पे कंट्रोल करना है। हर चीज़ की जो आधी से ज़्यादा बीमारी जो है उसको हम खुद दावत देते हैं, हम खुद इनवाइट करते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सी बीमारी से हम खुद ही दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू सो मच। Audio Jungle.